इस धरा के ऊपर उतना हासिल किया जा सकता है जितना हासिल करने की आप सोच रखते हैं। उतना हासिल किया जा सकता है जितना हासिल करने के लिए आप कर्म करते हैं। उतना हासिल किया जा सकता है जितना हासिल करने की आपके अंदर योग्यता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। शिक्षण विधियों की कक्षा चल रही है। ग्रेड अपने थर्ड हेतु और सेकंड ग्रेड के लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेगी कक्षाएं, ठीक है। और क्लास संख्या 7 है। इससे पूर्व की 6 कक्षाएं हमने कर ली है। कई साथियों ने बोला कि सर हमें नोट्स भी उपलब्ध करवा दीजिए, तो नोट्स फॉर्मेट में आपको मैं अच्छे से समझाते हुए पढ़ाते हुए चलता हूँ और ये PDF है जो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का अपने नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी, कवि आदि गणेश हिंदी लिखोगे तो 9150 या 200 के तकरीबन साथी जुड़े हुए हैं। ज्वाइन कीजिए आप। और अपनी जो शैक्षिक परिदृश्य वाली क्लास है, यानी कि GK से संबंधित जितना भी मैटर है, वो अपना जो दूसरा चैनल है, दूसरा अपना जो ऑनलाइन कोचिंग संस्थान है, नवसृजन क्लासेज, इस यूट्यूब चैनल को भी आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर अभी शैक्षिक परिदृश्य की है जो क्लासेज चल रही है। आज तीसरी क्लास वहाँ पर अपलोड हुई है। शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन वगैरह जितने भी योजना ये है कार्यक्रम, वो सारे के सारे, फिर और GK के तमाम टॉपिक है जो हम बेहतरीन ढंग से वहाँ पर करेंगे। तो इस वीडियो को भी आप लाइक शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथी भी देख लें और उनकी भी मदद हो जाए। देखिए साथियों, यहाँ पर हम जिक्र करते हैं प्रायोजना विधि का, ठीक है। सबसे पहले तो इसका प्रवर्तक पूछा जाएगा, तो प्रवर्तक आप कर दोगे किलपेट्रिक। कील ठोकी जाती है, तो कील ठोकी जाती है तो किस वजह से ठोकी जाती है? किसी न किसी प्रयोजन की वजह से ही ठोकी जाती है। कील क्यों ठोकते हैं? किसी न किसी काम की वजह से, कोई काम हो जाए, प्रयोजन हो जाए, उद्देश्य की वजह से ठोकी जाती है। तो प्रायोजना विधि का प्रवर्तक कौन? किलपेट्रिक। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में ये सवाल पूछ लिया जाए और किलपेट्रिक विकल्प में नहीं हो, तो जॉन डीवी की जो विचारधारा थी उस पर है जो इस विधि का है जो प्रवर्तन किया गया। यहाँ पर गलत लिख दिया है, प्रवर्तन है जो किया गया। जॉन डीवी का थॉट था, विचार था, लेकिन प्रवर्तक थे इसके अपने कौन? किलपेट्रिक। आ गई बात समझ में? तो विचारधारा देने वाले कौन थे? डीवी, और प्रवर्तक कौन थे? अपने किलपेट्रिक महोदय हो जाएंगे। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गई। फिर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? पूछ ये लिया जाए कि जो प्रायोजना शब्द है ये सबसे पहले कब प्रयोग किया गया और किसने किया? तो साहब ये 1900 के अंदर प्रयोग किया गया था। सन 1900 के अंदर इसको सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। और किया किसने? कोलंबिया विश्वविद्यालय के गुरुजी थे एक, कौन? रिचर्ड्स महोदय ने प्रायोजना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1900 के अंदर। प्रवर्तक प्रायोजना किलपेट्रिक, विचारधारा या मूलाधार में इसके थे रहे जॉन डीवी। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गई। अब किलपेट्रिक महोदय इसके प्रवर्तक है, तो वो इस विषय में क्या डेफिनेशन देते हैं प्रायोजना की, वो भी देख लेते हैं। तो वो कहते हैं क्या कि हम चाहते हैं कि शिक्षा वास्तविक जीवन की गहराई में प्रवेश करे। कि जो शिक्षा है, हम ये चाहते हैं कि वास्तविक जीवन, रियलिस्टिक जो लाइफ है, उसकी डेप्थ में, गहराई में प्रवेश करे। केवल सामाजिक जीवन में ही नहीं, वरन उस उत्तम जीवन में जिसके हम आशा करते हैं, उस उत्तम जीवन की जो हम आशा करते हैं, जो बेहतरीन लाइफ स्टाइल चाहते हैं, उसके अंदर ये प्रायोजना विधि है जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। ये कहते हैं किलपेट्रिक। ठीक है साहब। बेलार्ड महोदय, बेलार्ड नाम के विद्वान हुए हैं, वो कहते हैं कि प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक ही भाग है जो विद्यालय में प्रयोग है जो किया जाता है। विद्यालय में प्रयोग है जो किया। अब बेलार्ड यानी बेलन, और केवल रोटी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्यालय में प्रयोग किया जाता है, तो बेलन का प्रयोग एक तो सबसे पहले तो रोटी बनाने के लिए किया जाता है, और बदमाशी की जाती है तो बेलन से है जो माताजी कुटाई भी कर देती है। तो प्रयोग और बेलन प्रयोग, इस प्रकार से विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से याद रख के आप बेलार्ड का नाम ध्यान में रख सकते हैं। देखिए, ट्रिक कुछ नहीं होता है। ट्रिक हर चीज़ की ट्रिक बनाने लग जाओगे तो सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएगी? घालमेल हो जाएगी। कितनी ट्रिक याद रखोगे, सारी चीज़ें फंस जाएगी। वो फिर एक तरीके से रटने वाली विधि हो जाएगी। तो एक सिस्टम भूले सारा भूले। तो
ट्रिक भी इस तरीके से बनाओ, जिसे हम ट्रिक नहीं कह सकते, सहजता से कोई लिंक जोड़कर। तो अब आपको यहाँ बेलार्ड का नाम आता है, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक ही भाग जो विधान प्रयोग है, ये नाम आता ही आपको याद आ जाए। गुरुजी ने रोटी वाली बात की थी, रोटी बुलाने के लिए कि बेलन का प्रयोग होता है, और प्रयोग में बेलन का प्रयोग होता है, तो बेलार्ड यहाँ पर। तो ट्रिक इस तरीके से बनाओ, अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो, लेकिन वो सहज हो, उसमें आपको रटने वाली प्रवृत्ति आपके दिमाग में जो नहीं बैठे, सहजता से याद होने वाली चीज़ हो। चलिए साहब, बेलार्ड को हमने देख लिया। अब देखिए इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। परीक्षा में कॉन्सेप्ट बेस अगर सवाल आता है तो वहाँ पर क्या, प्रोजेक्ट जो विधि है इसमें बालक और शिक्षक दोनों क्रियाशील रहते हैं। तो परीक्षा में पूछ लिया जाए कौन क्रियाशील रहता है, तो टाबर भी क्रियाशील रहता है, एक्टिव रहता है, और मास्टर भी है जो गुरुजी भी है जो अपने सक्रिय रहते हैं दोनों। प्रोजेक्ट विधि में जो ज्ञान होता है, जो शिक्षा होती है, वो क्या होती है, स्थायी। तो मान लो सामान्य सा प्रश्न आ जाए, प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से ज्ञान स्थायी होता है या नहीं, या शिक्षा स्थायी रूप से मिलती है या नहीं, तो एक तरीके से आप वहाँ कहोगे हाँ स्थायी रूप से मिलती है साहब। देखिए सामान्य से विशेषता है, लेकिन सवाल है जो बहुत अच्छा बन सकता है। अगर थोड़ी सी आप लापरवाही करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बालक और शिक्षक दोनों क्रियाशील रहते हैं, शिक्षा स्थायी होती है। मनोवैज्ञानिक विधि पूछ लिया जाए मनोवैज्ञानिक विधि है या नहीं, तो वहाँ पर करोगे मनोवैज्ञानिक विधि है। अगली विशेषता चरित्र निर्माण में सहायक विधि है। कैरेक्टर डेवलपमेंट में भी, चरित्र के निर्माण में भी यह सहायता है जो प्रदान करती है, क्योंकि आप किसी काम पर, प्रोजेक्ट पर काम करोगे तो आपका उस प्रोजेक्ट, जैसे जैसे प्रोजेक्ट डेवलप होगा वैसे वैसे उसके साथ साथ में आपका इंटरनल जो डेवलपमेंट है वो भी है जो होगा साहब। नहीं, स्वाध्याय की जो प्रवृत्ति है, स्वाध्याय की आदत डेवलप होती है। किसी उद्देश्य को लेकर आप काम करते हैं तो स्वाध्याय खुद की आदत जो वो डेवलप होती है। ठीक है, चिंतन, तर्क, निर्णय, अन्वेषण की शक्ति का विकास होता है। आप कोई चीज़ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उसको बहुत बेहतरीन ढंग से, अच्छे ढंग से करने के प्रयास करते हो, तो चिंतन, तर्क, ये सारी की सारी है जो अन्वेषण, ये सारी की सारी मतलब पूरी बुद्धि अपने लगाते हो उसमें, तो इन सारी चीज़ों का है जो शक्ति का जो क्या होता है, विकास होता है साहब। प्रत्यक्ष अनुभव होता है और आदमी करके सीखता है। तो प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, प्रायोजना विधि में करके सीखता है बालक, और प्रत्यक्ष अनुभव है जो उससे होता है। ठीक है गुरुजी, इस विधि में सामाजिकता का विकास भी होता है, ये विशेषता भी ध्यान में रखना। सामाजिकता का विकास, जॉन डीवी ने सामाजिक उपयोगिता को शिक्षा का लक्ष्य माना है। ध्यान में रखना है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है, सामाजिक उपयोगिता को ही शिक्षा का लक्ष्य माना है। विकल्प में दे दिया आपके, डीवी दे दिया और बेलार्ड दे दिया और कुछ दे दिया, तो आपको ध्यान में रखना है सामाजिक उपयोगिता को ही शिक्षा का लक्ष्य माना है। किसने, जॉन डीवी ने। ठीक है गुरुजी, समझ आ गई। इसमें क्या, प्रायोजना विधि में क्या होता है, जो मास्टर होता है वो बालकों को किसी भी कार्य के लिए क्या बाध्य नहीं कर सकता है, बाध्य नहीं करता है कि तुम्हें यही काम करना है, ऐसे ही करना है। तो मास्टर जो होता है बच्चों को क्या बाउंडेशन में नहीं रखता, बाध्य है जो नहीं करता है। जो बच्चे क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से, आज़ाद रूप से, अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से हैं जो अपनी योजनाओं का, अपने काम का चुनाव करते हैं और उसका क्रियान्वयन करते हैं, उन कामों पर काम करते हैं, उनको लागू करते हैं। तो ध्यान में रखना, प्रायोजना विधि के अंदर जो शिक्षक होता है किसी भी छात्र को किसी भी काम के लिए बाध्य है जो नहीं करता है। छात्र जो होता है स्वतंत्र रूप से, आज़ाद रूप से, इंडिपेंडेंट अपनी योजनाओं का चुनाव करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और उनको फिर क्रियान्वित करते हैं उनकी। ठीक है गुरुजी, प्रायोजना विधि हमारे यहाँ तक है तो सेट हो गई साहब। अब जो ये प्रायोजना विधि है, योजना विधि है, इसके चरणों की हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है साहब, परिस्थिति है जो उत्पन्न होती है। क्या होती है, परिस्थिति उत्पन्न होती है। ये परिस्थिति उत्पन्न है जो करनी होती है। बाद में जो मतलब कोई भी काम, योजना की परिस्थिति, सिचुएशन नहीं होगी तो फिर काम होगा कैसे। तो पहली बात तो सिचुएशन है जो वो उत्पन्न होती है। उसके बाद में प्रायोजना कार्य का चुनाव करना, अब कौन सा काम करना उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट किया जाता है। फिर जो काम सिलेक्ट कर लिया उस काम को पूरा करने किस प्रकार से ये होगा उसकी योजना बनाई जाती है। फिर योजना बन गई तो फिर उसको क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, उस काम को जो लागू किया जाता है। जब काम लागू कर दिया जाता है, इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, तो काम किस प्रकार से हुआ, ठीक हुआ कि नहीं हुआ, उसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। और जब मूल्यांकन कर लेते हैं कि हाँ मामला ठीक है, तो जैसा भी जो भी निष्कर्ष निकला उस निष्कर्ष का क्या किया जाता है, लेखा जोखा है जो रखा जाता है, नोट किया जाता है। तो सबसे पहले तो उस योजना के लिए सिचुएशन, परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती है।
वो आप टीचर का सहयोग भी ले सकते हैं उसमें। और फिर प्रायोजना कार्य का क्या होता है, चुनाव किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है उसको कि ठीक है ये होना चाहिए। योजना का चुनाव कर लिया आपने, कार्य की योजना बना ली। इसमें क्या है, अध्यापक का सहयोग रहता है। फिर काम को लागू किया, फिर लागू करने के बाद में कैसा क्या काम रहा उसका मूल्यांकन हुआ, और मूल्यांकन में जो भी निष्कर्ष निकले, जो कुछ भी हुआ, उस सभी कार्य का क्या होता है, लेखा जोखा होता है। तो ये योजना विधि क्या हो गए, चरण या घटक हो गए साहब। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गई बात। अगली विधि बात करते हैं। ये तो हमने देख लिए, अब बात करते हैं अगली विधि। प्रायोजना विधि देख ली, अब हम देखते हैं पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, देखिए किताबों में बहुत सारा डाटा रहता है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कक्षा में, हम वही बात करेंगे। आप किसी भी किताब से जो शिक्षण विधियाँ पढ़िए, लेकिन ये वीडियो देखेंगे तो आपके मस्तिष्क में जो उस शिक्षण विधि के बारे में पूरी की पूरी चीज़ें जो छप जाएगी, समझ आ जाएगी, मतलब कि ये विधि है क्या। तो और इसमें जो चीज़ें परीक्षा में पूछी जाती रही है, या इसको समझने के लिए जो आवश्यक है, उन्हीं चीज़ों का हम जिक्र है जो यहाँ पर करेंगे। तो अध्यापक के निर्देशन में टीचर है जो क्या करता है, गाइडर होता है एक। अध्यापक के निर्देशन में छात्र द्वारा किया जाने वाला अध्ययन या स्वाध्याय क्या है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है या पर्यवेक्षित अध्ययन है। टीचर क्या रहेगा, गाइडर रहेगा एक तरीके से। उसके निर्देशन में, मास्टर के निर्देशन में टाबर छात्र है जो क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं या फिर स्वाध्याय है जो करते हैं। ठीक है साहब, समझ में आ गया। इसे सामाजिक अभिव्यक्ति भी है जो कहा जाता है, सामाजिक अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। स्वाध्याय करता तो स्वाध्याय विधि से भी कह सकते हैं हम इसमें। इस विधि में छात्र स्वयं किसी समस्या का समाधान करते हैं, शिक्षक केवल क्या मार्गदर्शक की भूमिका में रहता है। कोई भी समस्या आई, XYZ कोई भी समस्या आई, तो बालक है जो उस समस्या का समाधान क्या करेगा, स्वयं करेगा। टीचर है जो ये नहीं कहेगा ऐसे कर ले तब ये काम है जो कंप्लीट हो जाएगा। टीचर सॉल्यूशन नहीं बताएगा, समाधान नहीं बताएगा, टीचर जो सुझाव जरूर दे देगा उसमें। तो यहाँ पर मास्टर क्या करेगा, केवल मार्गदर्शक की भूमिका में रहता है। तो ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है, मार्गदर्शक की भूमिका में रहता है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में मास्टर, और छात्र जो है अपनी समस्याओं का समाधान खुद करते हैं, टीचर का सुझाव दे सकता है, सजेशन दे। अब इसकी विशेषताओं में, गुणों में बात करें तो स्वाध्याय की प्रवृत्ति का है जो विकास होता है। क्योंकि बालक ने कोई काम ले लिया या किताब ले ली, अब वो पढ़ रहा है, अपने हिसाब से पढ़ रहा है, चाहे मंद बुद्धि का हो चाहे वो तीक्ष्ण बुद्धि का हो, पढ़ रहा है अपने हिसाब से। कोई समस्या आई, वो पहले तो सोल्व करने की कोशिश करा, तो उसमें सेल्फ स्टडी वाली जो आदत है वो है जो डेवलप होती जाएगी। कोई कहीं भी पंगा हुआ, कहीं पर भी अटका, गुरुजी से सुझाव है जो ले लिया, इस प्रकार से। तो स्वाध्याय की प्रवृत्ति का भी विकास यहाँ पर होता है। छात्र शिक्षक के मध्य संबंध है जो मधुर बनते हैं। न मास्टर यहाँ पर धमकाता है न कुछ और चलता है। तो बालक क्या होता है, अपने हिसाब से जो चीज़ें पढ़ता जाता है, और जब भी जरूरत होती है गुरुजी को पूछ लेता है। तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या बनते हैं, मधुर संबंध है जो बनते हैं। छात्र और शिक्षक के मध्य संबंध है जो मधुर बनते हैं पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गई। तो एक परिभाषा भी देख लेते हैं एक दो। बाइंडिंग एवं बाइंडिंग महोदय क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि निर्देशित विधि से, यानी कि जो हम बात करें विधि से, हमारा आशय ये है अध्यापक द्वारा कक्षा अथवा विद्यार्थियों के समूह का उस समय निरीक्षण करने से है जबकि वे अपनी मेजों या डेस्कों पर कार्य करने में संलग्न होते हैं। पर्यवेक्षित यानी निगरानी करना, एक तरीके से हम कह सकते हैं, निरीक्षण करना कह सकते हैं, कि जब वो अपनी मेजों पर डेस्कों पर काम कर रहे होते हैं ना, मेजों और डेस्कों, अब बाइंडिंग की हुई किताब कहाँ पर रखते हो, बाइंडिंग की हुई कॉपी कहाँ पर रखते हो, मेज और डेस्क पर रखते हो। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं परिभाषा को। तो मेजों और डेस्कों पर जब बच्चा अपने काम में लगा हुआ रहता है, उस समय है जो मास्टर है जो निरीक्षण करता है, देखता है। यही चीज़ है जो निर्देशित, इस पर्यवेक्षित विधि या निर्देशित विधि में जो होती है, ये कहता है बाइंडिंग एवं बाइंडिंग महोदय। क्लार्क और स्टार क्या कहते हैं इस विषय में, ये कहते हैं कि निरीक्षित अध्ययन विधि छात्रों को निर्देशन में अध्ययन करने तथा अध्यापक को निरीक्षण एवं निर्देशित करने के अवसर जो प्रदान करती है। ये विधि क्या करती है, छात्रों को एक गाइडर के निर्देशन में काम करने और अध्यापक को निरीक्षण एवं निर्देशित करने के जो अवसर देती है। बच्चा पढ़ता है तो उसको निर्देशित करने के लिए, गाइड करने का जो अवसर देती है, ये कहता है क्लार्क तथा स्टार।
ठीक है, ये भी समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं आगमन विधि की। एक दिन हमने बात कर ली थी निगमन विधि की पहले, तो आज बात कर लेते हैं आगमन विधि की। अब आगमन में क्या है, निगमन का उल्टा है एक तरीके से। आसान है, बस समझने वाली बात आपके मस्तिष्क में है जो ये चीज़ है जो रहनी चाहिए। क्या चीज़ कि इसमें उदाहरणों की मदद से किसी नियम सूत्र की जो स्थापना की जाती है। उदाहरण दिया जाता है, उदाहरणों को देखा जाता है, उदाहरण कैसे क्या बन रहे हैं, फिर बाद में जो किन नियमों की वजह से बन रहे हैं, तो पहले उदाहरण उसको समझते फिर नियमों के है जो क्या और चला जाता है, नियम या सूत्र की स्थापना है जो की जाती है। ठीक है गुरुजी। यंग महोदय क्या कहते हैं, सीधा ही परिभाषा में आ जाते हैं कि किसी विधि में बालक विभिन्न स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति मेंटल एबिलिटी का प्रयोग करते हुए स्वयं किसी विशेष नियम या सिद्धांत तक पहुंचता है, उसे आगमन विधि कहते हैं। यानी कि उदाहरण दे दिया, एग्जाम्पल है जो दे दिया, अब बच्चा है जो अपना दिमाग दौड़ाता है, ये किस प्रकार से यह शब्द बना है, तो किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो निष्कर्ष जो होता है वो नियम या सिद्धांत पर पहुंच जाता है, और वही क्या होती है, आगमन विधि होती है। अब मैं और समझा देता हूँ इस चीज़ को, आगमन विधि के चरण की आगमन विधि किस प्रकार से काम करती है। पहले सबसे पहले क्या दिया जाता है, उदाहरण आ गया। उदाहरण के बाद में क्या होता है, उसकी निरीक्षण या तुलना होती है। उस उदाहरण का क्या होता है, निरीक्षण होता है, परीक्षण होता है, तुलना होती है कि ये कैसे कैसे बना, और भी शब्द ऐसे हैं क्या, उसी प्रकार के उसी तरीके के शब्द और लिखे जाते हैं, तो उनसे तुलना होती है। फिर क्या सामान्यकरण या नियमीकरण किया जाता है कि ये सारे के सारे शब्द जो है वो किस प्रकार से निर्मित हो रहे हैं, किस प्रकार से बन रहे हैं, क्या रूल है जो इसमें फॉलो किया जा रहा है, क्या रूल है, किस प्रकार से ये है जो इनका निर्माण हो रहा है, तो वो क्या हो गया, सामान्यकरण हो गया, एक तरीके से नियमीकरण हो गया। और जब हो जाता है, उदाहरण दे दिया, निरीक्षण तुलना हो गई, उनका नियमीकरण कर दिया, ऐसे ऐसे बना, फिर बाद में किया जाता है परीक्षण, और बहुत सारे एग्जाम्पल पे जो नियम या सूत्र बना है उसको है जो अप्लाई किया जाता है, परीक्षण है जो किया जाता है, फिर देखा जाता है कि हाँ बैठ रहा है 99%, तो चलो ये साहब ये नियम बन गया। तो इस प्रकार से आगमन विधि के चरण है जो चलते हैं, उदाहरण, निरीक्षण या तुलना, सामान्यकरण और परीक्षण, यह आगमन विधि के चरण हो गए साहब, ध्यान में रखना, परिभाषा से समझ गए होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, परीक्षा में ज़्यादातर आगमन और निगमन विधि से संबंधित सूत्र है जो यही पूछे जाते रहे हैं। ऊपर वाला मामला सारा समझ आ ही गया होगा आपके। देखिए, उदाहरण से नियम की ओर बात कर ली, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलेंगे, मूर्त से जो दिख रहा है उससे अमूर्त की ओर, नियम जो दिख नहीं रहे उनकी ओर चलेंगे, प्रत्यक्ष हैं, प्रमाणित किस चीज़ से कर सकते हैं उसकी ओर चलेंगे, जो हमें ज्ञात है उससे अज्ञात जो नियम ज्ञात नहीं है उन अज्ञात की तरफ चलेंगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलेंगे। कई बार इन सबको हम रटने के चक्कर में रहते हैं कि आगमन विधि के सूत्र ये है और निगमन विधि के सूत्र ये हैं, इनको रटने में रहते हैं, कि रट्टा मारो। अरे भाई साहब, रटने की कहाँ ज़रूरत है। आगमन विधि में हम क्या बात करते हैं, समझो इस चीज़ को, रटने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, इसको समझ लो आप, निगमन विधि ऑटोमेटिक सेट हो जाए। आगमन विधि में क्या करते हैं, उदाहरण आता है मोटा मोटा, और फिर उसको हम जो नियमों का हमें पता नहीं उनको नियमों की ओर हम चलते हैं। उदाहरण विशिष्ट होते हैं और सामान्य क्या होते हैं, नियम होते हैं, उनको नियमों को दें। मूर्त रूप से हमें क्या उदाहरण दिया हुआ है। अब अमूर्त जो हमें अमूर्त है यूँ समझ लीजिए, हमें पता ही नहीं है, उन नियमों को देखते हैं। प्रत्यक्ष दिख रहा है उदाहरण, प्रमाणित करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रमाण के लिए नियम बनाते हैं। ज्ञात है, अज्ञात नियम वो बनाते हैं। दिख रहा है, सूक्ष्म रूप से जो नियम होते हैं छुपे होते हैं उनको हम निकालते हैं। तो इस प्रकार से समझ के भी आप इनको याद रख सकते हो। अगर अच्छी लग रही है क्लास तो लाइक शेयर आप ज़रूर करना, और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन क्लिक करना। तो ये थे आज की वीडियो में, 2 विधियां हमने देख ली है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से हैं, 9150 से अधिक साथी जुड़े हुए हैं। और जेके की क्लासेज के लिए रीट की शैक्षिक परिदृश्य की क्लासेज चल रही है अपने दूसरे चैनल पर, जिसका नाम है नव सृजन क्लासेज। नव सृजन क्लासेज 3 क्लास हुई है अभी तक, जाकर देखें और फ़ायदा उठाएं। बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवाने का प्रयास है मेरा। जय हिंद, फिर मिलता।